इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज देखेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे सेक्टर्स बुरी तरह से गिरे हैं, तो इसको आगे हम डिटेल में कवर करेंगे कि मार्केट्स में चल क्या रहा है। और साथ ही फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड बहुत सारे आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं ना, यूएस मार्केट्स, ताइवान, साउथ कोरिया, इन मार्केट्स को भी ब्रीफली कवर करूंगा। जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाई रिटर्न्स आ रहा है, खासकर साउथ कोरिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, ताइवान में भी रिटर्न आ रहा है, तो क्यों आ रहा है और क्या इस तरह का रिटर्न फ्यूचर में कंटिन्यू हो सकता है, या फिर अगर ये रिटर्न नहीं आएगा तो कब से ये रिटर्न नहीं आना शुरू होगा, कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है इन मार्केट्स में, और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करें। सबसे पहले इंडियन मार्केट्स को देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो इंडियन मार्केट में तो कोई खास चल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कहीं भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेक्टर थीम फार्मा का परफॉर्मेंस आया है, थोड़ा एफ लेकिन नीचे देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंप्लीट ब्लड बाथ इसी को बोलते हैं, ऑटो, कंजम्पशन, बैंक, डिफेंस, और नीचे भी कहीं भी आपको कोई रिस्पाइट नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है। अब जान लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स का हाल बेहाल क्यों हो गया। तो देखिए, मार्केट में आजकल सिर्फ आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है ब्रेंट क्रूड का प्राइस कहाँ पे है। तो 100 से नीचे चला गया था ना ब्रेंट क्रूड का प्राइस, यूएस डॉलर्स पर बैरल। वो बढ़कर सुबह देखते हैं तो 105, 106 के आसपास चल रहा था। लेकिन हाँ, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें अबाउट 104 यूएस डॉलर्स पर बैरल के आसपास है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मार्केट ने 115 भी झेला है, 120 भी झेला है, 125 भी झेला है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शॉक इससे आ गया। लेकिन हाँ, फ़र्क कहाँ पड़ गया, एस्केलेशन कहाँ पे आ गया कि देखिए, जो यूएस और ईरान के बीच जो नेगोशिएशन चल रहा था ना, इनडायरेक्टली चल रहा है, डायरेक्टली तो कोई डिस्कशन कर नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी ईरान ने अपना प्रपोज़ल दिया यूएस को, तो ऑफ कोर्स यूएस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, दो मेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर इशू, ईरान बोल रहा है कि मैं पूरी तरह से जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको मैं नहीं हटाने जा रहा हूँ, उसको मैं रखूँगा, और यूएस बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। और दूसरा जो कि बिल्कुल नया प्रॉब्लम आया है, जो कि यूएस का बनाया हुआ है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अब ईरान को कंट्रोल चाहिए। ईरान डिसाइड करेगा आने वाले फ्यूचर में कि कौन सा शिप यहाँ से क्रॉस करेगा, नहीं करेगा। हो सकता है फिर वो लेवी भी चार्ज करना शुरू करे ना, अभी तो कर रहा है। पैसा मतलब अगर आप शिप क्रॉस करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आप ईरान के फ्रेंड हैं, एनिमी है, डजेंट मैटर, सबको पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो खैर यूएस का बनाया हुआ ना, पहले सब कुछ नहीं था। यूएस ने जो ईरान पर अटैक किया उसके बाद ये नया प्रॉब्लम आ गया सबके लिए। और दोनों ही चीज़ें ऑफ कोर्स यूएस को एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो एस्केलेशन यहीं पे लग रहा है कि अब इससे आगे बात कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये ऐसा दो पॉइंटर्स है ना जिस पे ईरान भी अग्री नहीं कर रहा है और यूएस भी अग्री नहीं कर रहा है। तो इसीलिए डेडलॉक आ गया है। और मार्केट उसको देखकर, मतलब क्रूड ऑयल ऐसा कोई बहुत तेज़ी से ऊपर तो नहीं चला गया है जिसके कारण मार्केट बुरी तरह से गिर जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स देखेंगे वैसा निगेटिविटी आपको नहीं दिखेगा। इंडियन मार्केट में रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा निगेटिविटी है, ठीक है। बाहर तो साउथ कोरिया का मार्केट तो सुबह तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था इनफैक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत गिरावट आया है दूसरे मार्केट्स में, लेकिन इंडिया जैसा गिरावट कहीं नहीं आया है। तो एक तो ऑफकोर्स थोड़ा इससे नेगेटिविटी आया मार्केट्स में। और दूसरा क्या हुआ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने फॉरेक्स रिलेटेड कुछ कमेंट किया है जिससे सेंटिमेंट्स थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने पॉलिसी डिसीजन ले लिया, उन्होंने सिर्फ कुछ बातें बोली जिससे मार्केट है ना, सेंटिमेंट पे चलता है। शॉर्ट टर्म तो ऐसा ही होता है। तो एटलीस्ट आज के लिए, आज के मार्केट के लिए सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हो गया। क्या उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला है कि भाई, जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत यूज़ कम करें, हो सके तो। उसके बाद गोल्ड बाइंग को उन्होंने बोला कि भाई कुछ समय तक इसे ना करें तो अच्छा होगा, 1 साल का पीरियड उन्होंने बोला है। देखिए, गोल्ड में क्या होता है ना कि सब कुछ बाहर से आता है, ठीक है। तो बाहर से जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो उसके लिए यूएस डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रुपया ऑलरेडी हालत ख़राब चल रहा है ना। तो जितना ज़्यादा यूएस डॉलर्स इंडिया से बाहर निकलेगा पेमेंट के लिए, उतना रुपया पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इस लॉजिक के कारण बोला गया। उसी तरह से फॉरेन ट्रेवल बोल रहे हैं कि भाई अवॉइड करें, वहाँ भी आप बाहर जाओगे तो यूएस डॉलर में पेमेंट होगा। फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की बात की जा रही है। देखिए, हुआ क्या है ना कि ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेजर इकोनॉमीज़ आप जाकर चेक कर लें, सभी जगह पेट्रोल, डीजल, ये सबके जो प्राइसेस हैं 30%, 40%, 50% इस रेंज में बढ़ा है।
लेकिन इंडिया में अभी तक एटलीस्ट रिटेल लेवल पे किसी तरह का कोई हाइक नहीं हुआ पेट्रोल और डीजल में। तो इसके कारण जो कंपनीज ये बेचती हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और सरकार का भी जो फिस्कल पोर्शन है ना, उस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इसके कारण। तो इसीलिए एटलीस्ट एक हिंट दिया गया है कि अगर ये सब थोड़ा मैनेज कर लें तो चीज़ों को संभालने में थोड़ी सहूलियत होगी। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिसी डिसीजन हो गया, अगर होगा तो ऑफ कोर्स उसका अनाउंसमेंट आएगा। लेकिन हाँ, मार्केट है ना, सेंटिमेंट है यहाँ पे, तो मार्केट ने इसे नेगेटिवली लिया। मार्केट को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमिक स्ट्रेस का सिग्नल आ गया है कि प्रॉब्लम। देखिए, प्रॉब्लम तो होगा ही, इसमें मार्केट समझे ना समझे, तो हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं ना कि देखिए, अगर ये क्रूड ऑयल प्राइस इसी तरह से 1-2 क्वार्टर चलता रहा आगे 100 के आसपास या उससे ऊपर, तब तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। और बहुत ज़्यादा दिनों तक हम ये क्रूड ऑयल का प्राइस जो मेंटेन कर रहा है सरकार, वो नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, वो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। तो एटलीस्ट एक सिग्नलिंग किया गया। सो लेट्स होप, मैंने बार बार बोला है ना, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल में नहीं आया, तब तो बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी ही नहीं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, और इंडिया में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो तेल है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सब तो पहले से ही क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि हम लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा है, डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बस ये मनाना है कि भाई जल्दी से जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। देखिए, मैंने बार बार बोला, वॉर से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, हमें मतलब स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट को कुछ लेना देना नहीं, कौन लड़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लेना देना। इसको सिर्फ लेना देना क्या है कि भाई वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल जाए, लड़ाई होता रहे, वो खुल जाए। इसीलिए ईरान ने उसे बंद किया हुआ है। वहाँ से बस तेल आ जाए, गैस आ जाए, या फिर कोई दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो होने लगे, तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट आराम से फिर से रिकवर करके ऊपर चला जाएगा। बट हाँ, ईरान इस चीज़ को समझता है कि पूरे वर्ल्ड को इसके कारण प्रॉब्लम है, और इसी के कारण यूएस पूरी तरह से ईरान पर अटैक भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूएस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और यूएस में खुद उसके कंट्री के अंदर से ही प्रेसिडेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, इसीलिए तो देख रहे हैं हम ना, बिल्कुल दबे हुए हैं। किसी तरह का कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट तो देते हैं, वो अलग चीज़ है एग्रेसिव स्टेटमेंट देना, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी हालत बहुत ख़राब है, जल्दी जल्दी वो भागना चाहते हैं। तो मामला बिल्कुल फंसा हुआ है, नियर फ्यूचर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर ये इसी तरह से घिंचाया ना 2-3 महीने और, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए इसके लिए। और ये जो अर्निंग ग्रोथ हमें दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत वापसी आया है, वो फिर से नीचे जाने लगेगा, और वहाँ प्रॉब्लम आया है तो ऑफकोर्स FIIs फिर से आप भूल जाइए कि वो आने जा रहे हैं। अगर अर्निंग ग्रोथ में प्रॉब्लम आया, और स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट करेगा। स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्निंग ग्रोथ थोड़ा वापस आया है इंडियन मार्केट्स का। अगर वहाँ फिर से प्रॉब्लम दिखने लगेगा ना, तो मार्केट फिर से गिर जाएगा। सो नाउ फॉरेन इक्विटीज़ ना, इंडियन मार्केट में तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बाहर तो परफॉर्मेंस आ रहा है ना। यूएस का ठीक ठाक आ ही रहा है, ताइवान अच्छा आ रहा है, साउथ कोरिया बहुत अच्छा आ रहा है, जापान में भी इधर रिटर्न आने लगा है, चाइना तो खैर थोड़ा बहुत है, कोई खास नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ भी है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ कंपनीज़ खास करना जहाँ की बहुत ज़्यादा, जैसे मैग्निफिसेंट 7 में कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ के रिटर्न आ रहा है। फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, माइक्रॉन हो गया, TSMC हो गया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, SK हाइनेक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बार बार क्या आप लोगों को बताया, देखिए ये सब कॉन्सेंट्रेटेड बिट है। मैंने बताया कि आप लोगों को कि ताइवान में सिर्फ एक कंपनी है, TSMC, उसी का एक्सपोजर 35-40% है। उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, पूरा वहाँ स्टॉक मार्केट ही डूब जाएगा। उसी तरह से साउथ कोरिया में सिर्फ 2 कंपनी है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स, इसी का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 45% के आसपास है। लेकिन हाँ, रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए FIIs जो हैं बिल्कुल इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे ना, कोई मतलब नहीं बनता है। एक तो रिटर्न नहीं आ रहा है, प्लस रुपये भी डिप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बाहर वैल्यूएशन देखेंगे जैसे साउथ कोरिया, इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, फिर भी वैल्यूएशन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है इन कंपनीज़ का ना। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, SK हाइनिक्स हो गया, वहाँ 50% का ग्रोथ दिख रहा है कंपनीज़ में, तो नेचुरली उसके कारण वैल्यूएशन कम दिख रहा है, तो वहीं पैसा पूरा जा रहा है और वहाँ पर रिटर्न आ रहा है। और ऊपर हाइपर स्केलर्स देखिए, हाइपर स्केलर्स क्या होता है, बहुत आप लोग सुनते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, मेटा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि 600-700 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस साल। AI रिलेटेड कैपेक्स है, सिर्फ AI रिलेटेड इतना ज़्यादा, 600-700 बिलियन US डॉलर्स, और 2027 में बोला जा रहा है कि ये बढ़कर अबाउट 1 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास हो जाएगा।
इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है ना। जैसे चिप्स हो गया, एनवीडिया जैसे, उसको फ़ायदा बहुत, मेमोरी रिलेटेड लाइक माइक्रोन हो गया, डेटा सेंटर हो गया, पावर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इसके कारण कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण इतना ज़्यादा तेज़ी देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाई ये तेज़ी कब तक बना रहेगा। सब कुछ साइक्लिकल है, हमेशा याद रखें, सिक्लिकल है तो कभी ना कभी उसका अंत ज़रूर आएगा, और जब अंत आएगा तो यही जो आपको दिख रहा है ना, ये आराम से 30, 40, 50% गिरने लगेगा। लेकिन हाँ, बात यहाँ पे ये है कि वो कब आएगा। अभी तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सेकेंड हाफ से बिल्कुल आप देखेंगे कि जो ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको देखा जाएगा कि भाई बहुत पैसा खर्च किया, अब बताओ कि उससे रिटर्न कैसा आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट आया तो आप देखेंगे जो कैपेक्स हो रहा है ना, क्योंकि फ्यूचर बोल रहे हैं हम ना, जैसे नेक्स्ट ईयर का बोल रहे हैं $1 ट्रिलियन, लेकिन अगर ROI में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगा तो ऑफ कोर्स 1 ट्रिलियन नहीं होगा, कम हो जाएगा वो। और जैसे ही कम होगा तो ये जो कुछ भी मैंने कंपनीज़ का नाम लिया ना, वहाँ पे पैसा कम होगा। यहाँ से जो डिमांड जाएगा ना, डिमांड, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसीलिए तो सप्लाई किया जा रहा है और सप्लाई साइड को फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे ही डिमांड थोड़ा कमेगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे सप्लाई में प्रॉब्लम आने लगेगा। सप्लाई के लिए जो कंपनीज़ है, जो मैंने नाम लिया ना, मेमोरी रिलेटेड कंपनीज़, AI रिलेटेड कंपनीज़, वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं ना। बहुत सारा फैक्ट्री सेटअप किया जा रहा है ताकि और भी ज़्यादा मेमोरी चिप बनाया जा सके। तो यहाँ पे अगर जो डिमांड है इन हाइपर स्केलर से अगर वो कम जाता है तो कैसे होगा ना, फिर ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कमेगा तो 40%, 50% आराम से यही कंपनीज़ के स्टॉक्स गिरने लगेंगे। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट लेड बूम है, बाइंग एवरीथिंग पॉसिबल, यही वर्क कर रहे हैं ना हाइपर स्केलर्स। जहाँ जो मिल रहा है खरीद लो, इन्वेस्टमेंट लेड, पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद यही हो जाएगा रिप्लेसमेंट लेड मार्केट, दैट इज़ वही चीज़ खरीदो जो कि रिक्वायर्ड है। सभी चीज़ मत खरीद लो, अभी वही हो रहा है, सब कुछ जहाँ से जो मिला खरीद लो। लेकिन एक समय के बाद एक पीरियड वैसा भी आएगा कि भाई जो ज़रूरत है वही खरीदो, सब कुछ मत खरीदो, क्योंकि वहाँ पे ROI आने लगेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तब जाकर ये सतर्क होंगे। तो ये एग्जैक्टली बता पाना कि कब ख़त्म होगा ये सुपर साइकिल बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं ना, हमेशा याद रखें। और सेंटिमेंट थोड़ा भी ख़राब हुआ तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे बिकवाली आएगा। ये जो 50% के आसपास है, उससे भी ज़्यादा जो एनुअल ग्रोथ चल रहा है ना, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो कमेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बंद होगा, लेकिन कमेगा तो जरूर। जैसे 50% कोई कम नहीं कर रहा, वो बोलेगा नहीं मैं 30% करूँगा, 30% भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मार्केट 50% के अनुसार वैल्यूएशन दे रहा है। जैसे ही मार्केट को लगा रही है 30% आ गया, बुरी तरह से वो गिरेगा। ठीक है, तो ये मानकर चलें कि इस साल तक शायद चल जाएगा, लास्ट में देखना होगा, इस साल के लास्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर तक। बिल्कुल लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा, कब आएगा एग्जैक्टली बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, अभी जैसा चल रहा है जितने समय से, वो बिल्कुल लग रहा है कि 2026 इस साल के लास्ट से या फिर नेक्स्ट ईयर बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखेगा। और जैसे ही थोड़ा भी सेंटीमेंट ख़राब होगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बुरी तरह से गिरेंगे, ये सेम स्टॉक्स गिरेंगे जो कि इतना रिटर्न आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि रिटर्न तो आ रहा है, ठीक, तो रिटर्न आ रहा है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कब गिरेगा, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई करना है, और मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं इन कंपनीज़ के, ह्यूज मार्जिन्स, ह्यूज प्रॉफिट्स, और 1-2 साल तो लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। तो एडवांटेज उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोला हूँ कि एडवांटेज नहीं उठाना, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, लेकिन सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, एक्सपोजर जो है थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा जोश में आकर वहीं पे डाल दिया, प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट्स है ये सब। मेरा अगर देखें पोर्टफोलियो का ना, तो 20% के आसपास बाहर एक्सपोजर लिया गया, स्टॉक पोर्टफोलियो की मैं बात बोल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसलिए मैंने 20% लिया। अब पता चला किसी को कुछ पता ही नहीं है, तब तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो मे भी 10 to 20% का एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना होगा कि जो सुपर साइकिल है वो कभी ना कभी अंत होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा, एवरी ईयर ऐसा ही रिटर्न, बिल्कुल भी नहीं। और जब ये अंत होगा तो यही स्टॉक्स 30%, 40%, 50% भी गिरेंगे। ऑफकोर्स जो अच्छी कंपनीज वापस आएंगे, फिर से रिटर्न आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो वो हेडेक है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई अगर प्रॉब्लम आया तो वो मुझे झेलना पड़ सकता है। और जो एक्सपोजर है या फिर इन्वेस्टमेंट लिमिट है
उसको लिमिट करके ही रखें, एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा ना ले लें कि कहीं अगर मार्केट गिर गया, आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही डैमेज्ड हो जाए। क्योंकि एक बार आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना 60-70% इस तरह का, या फिर 50-60%, तो वापस आने में थोड़ा समय लगता है और प्लस उस पीरियड को झेल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत ज़रूरी बात है। देखिए इंडिया, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहीं पे है। इंडिया एज़ अ ग्रोथ स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसी तरह की ये सिक्लिकल है। अब जब ये बाहर प्रॉब्लम आने लगेगा ना एआई रिलेटेड थीम में, तो फिर मजबूरी में लोगों को इंडिया में आना पड़ेगा। देखिए इंडियन मार्केट डाइवर्सिफाइड मार्केट है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आप सेक्टर नहीं बोल सकते हैं, थीम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ इसी के कारण मार्केट में रिटर्न आ रहा है। यहाँ सभी कुछ है आपको, एआई को छोड़कर ऑफ कोर्स। तो इस तरह से देखिए इंडियन मार्केट ऐसा नहीं है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा अच्छा खासा आ रहा है, अर्निंग ग्रोथ फिर से वापस आने ही लगा है। तो चीज़ें अप डाउन चलती रहती हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट्स भी वापस आएगा, अच्छा खासा वापस आएगा, लेकिन हाँ, देखना होगा कि बाहर जो सुपर साइकिल चल रहा है वो कब तक चलता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।